नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने एग्रीहब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वर्तमान में हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है यूनिट जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स का आज का जो टॉपिक है हमारा वो अंतिम टॉपिक रहेगा। सेंट्रल डोगमा थियरी के बारे में पढ़ेंगे आपने, है ना। सेंट्रल डोगमा थियरी से पहले हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? डीएनए की स्ट्रक्चर चल रही थी। कल हमने डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ा, डीएनए की कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ी, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में अपने पढ़ा। फिर हमने इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड्स पढ़े, हमने इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था कल का, और उम्मीद करता हूँ आपने घर पे जाके भी इसको रिपीट किया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ डीएनए। क्या रहेगा बेटा? टाइप्स ऑफ डीएनए। चलते हैं बेटा टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डीएनए। टाइप्स ऑफ डीएनए के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? डीएनए के प्रकारों के बारे में देखेंगे। देखो डीएनए के, ये लो सर, देखो ऑप्शन सर, स्लाइड देखो। अब आप देखते हैं ना, एक बार बैठ हुई देखो। चलो, ये हालात डीएनए के टाइप्स पढ़ेंगे। डीएनए जो है हमारे पास में बेसिकली कितने प्रकार का पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स पढ़ेंगे डीएनए के। टाइप्स ऑफ डीएनए, बेसिकली डीएनए के कितने टाइप होते हैं बेटा? 5 प्रकार का जो डीएनए होता है वो पाया जाता है। कन्फर्म? याद रहेगा आपको? कौन कौन से प्रकार हैं वो प्रकारों के बारे में सुने। नंबर 1 पे आता है एडीएनए। क्या बोलते हैं बेटा? एडीएनए। दूसरा कौन सा है? बीडीएनए। तीसरा कौन सा है? सीडीएनए। चौथा कौन सा है? डीडीएनए। और पांचवा कौन सा है? जेडडीएनए। समझ आई? अब देखो ध्यान से, एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, डीडीएनए। पहली बात तो यह है कि जो एडीएनए प्रकार का है इसकी विशेषता क्या मिलेगी? जितना लिखाऊं उतना ही लिखना है, फालतू नहीं लिखना। एडीएनए का मतलब क्या होता है? इसका जो एक कुंडलन है, क्या है बेटा इसका? इसके एक कुंडलन के अंदर आपको कितने न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे? 11 न्यूक्लियोटाइड। कौन बोला बेटे? क्या पढ़ा रहा हूं? कल वाला क्या पढ़ाया था? ठीक है, समझ आ गई बात ध्यान से। एक कुंडलन के अंदर देखो, बाकी तो उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं ना, तो उनके ऊपर क्वेश्चन आना ना कभी आया ना आएगा। एडीएनए एक कुंडलन के अंदर 11 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, और इसकी दिशा क्या होगी? इसके कुंडलन की दिशा क्या होती है? बोलेंगे दक्षिणावर्त। क्या बोलेंगे बेटा? दक्षिणावर्त दिशा होती है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आने हैं, दोनों मैंने बता दी। चलता हूं बेटा मैं थोड़ा दूसरे के ऊपर चलता हूं मैं। दूसरा कौन सा है? बीडीएन। संभावित तौर के ऊपर हम इसको पढ़ चुके हैं। इसके एक कुंडलन के अंदर, एक कुंडलन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे बेटा? 10 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। याद रखना, इसकी दिशा कैसी होती है? ये कैसी होती है बेटा? बोलेंगे दक्षिणावर्त दिशा के अंदर होता है बेटा ये। इसका कुंडलन जो होता है, इसके जो घूर्णन की दिशा होती है वो भी कौन सी है? दक्षिणावर्त है। सुन की बात ध्यान से। चलता हूं बेटा सीडीएनए के ऊपर। इसका जो एक कुंडलन होता है सीडीएनए का, इसके एक कुंडलन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे? लिखेंगे 9 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तरीका भी याद रखना, क्रम भी याद रखना। समझाया बेटा? सीडीएनए के एक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं बेटा? 9 न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं। और दिशा इसकी भी क्या होती है? इसकी दिशा भी क्या होगी? दक्षिणावर्त दिशा पाई जाती है। कोई डाउट किसी बच्चे को? अगला कौन सा प्रकार है? डीडीएनए। डीडीएनए के एक कुंडलन में
एक कुंडलन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे? 8 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये लो बेटा जी, एनपीडी को शॉर्ट भाषा के अंदर न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। आपने याद रखना है कि हमें एनटीडी का मतलब न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया हुआ है, गलती नहीं करनी आपने किसी बच्चे ने। इसकी दिशा भी क्या रहेगी बेटा? इसकी दिशा भी क्या रहेगी? दक्षिणावर्त दिशा के अंदर ये पाया जाता है। तो कन्फर्म याद रखना, दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन की जो स्थिति होती है उसमें कितने प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं? ए, बी, सी, डी, ये डीएनए के मेन प्रकार हैं। और मानव के अंदर उच्च स्तनधारी प्राणी के अंदर बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला जो मुख्य डीएनए होता है वो कौन से प्रकार का होता है? कौन से प्रकार का होता है? अब कोई आपसे पूछ ले कि बी डीएनए के खोजकर्ता हैं, क्या लिखोगे? वॉटसन तथा क्रिक। बी डीएनए का सर्वप्रथम एक्स विवर्तन किसने किया था? मॉरिस विल्किंसन, रोजलिंड फ्रैंकलिन। क्लियर हुआ? बी डीएनए के अंदर दो रज्जुओं के मध्य की दूरी या डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एरंगस्ट्रॉम। कितना होता है बेटा? 20 एरंगस्ट्रॉम होता है। कोई क्वेश्चन पूछे कि जो बी डीएनए है इसके एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? 34 एरंगस्ट्रॉम होती है। सपोज करो इसमें 34 एरंगस्ट्रॉम है और इसके नीचे हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक कुंडलन में न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 10 कर दिया तो अपने बोलेंगे दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी कितनी निकल कर आ जाएगी? 3.4 एरंगस्ट्रॉम निकल कर आ जाएगी। इज दैट क्लियर? किसी को कोई परेशानी इस टॉपिक के अंदर? शाबाश बेटा। अब आती है नाम जेड डीएनए। कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे इसके अंदर? शाबाश। कितने होने चाहिए? अब ये मत तुक्का लगा लेना कि यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7। नहीं, जेड डीएनए को क्या बोलते हैं? पहली बात तो इसका नाम होता है जिगजैग डीएनए। क्या बोलेंगे? जिगजैग डीएनए। जिगजैग डीएनए का मतलब क्या होता है? इसकी संरचना कभी भी एंटी पैरेलल तो होती है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होती। जैसे अपन क्या पढ़ते हैं कि डीएनए की संरचना ये है, अपन डीएनए के बारे में ये ऐसा पढ़ते हैं ना, ऐसा करके कि डीएनए ऐसा ऐसा पाया जा रहा है, डबल हेलिक्स मॉडल पाया जा रहा है। सुन के बात ध्यान से। लेकिन ये कैसा होगा? ये जिगजैग होगा। जिगजैग का मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, ये आगे जाके ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, मर्जी है। जिगजैग का मतलब क्या होता है? जैसे दारू पिया हुआ चलता है, वो जिगजैग चलता है, कभी इन कभी फिर इन, वो जिगजैग मूवमेंट है। तो जिगजैग मूवमेंट का मतलब क्या होगा? जेड डीएनए के अंदर एक कुंडलन जो होगा, क्या होगा बेटा? एक कुंडलन जो होगा उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे? 12 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। नोट कर लेना, कितने मिलेंगे? 12 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और इसकी दिशा दक्षिणावर्त न होकर वामावर्त प्रकार की होती है। लिख लो फटाफट। इसके घूर्णन की जो दिशा होती है वो कैसी होती है बेटा? वामाव्रत दिशा पाई जाती है, वामाव्रत प्रकार की होती है। ये है इसके प्रकार। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, वो अभी लिखो। लिखो अभी, लेटेस्ट हाथों अभी लिखवा देता हूं आपको मैं। क्वेश्चन लिखो बेटा इसका, जेड डीएनए का। हाँ भाई, इसके बारे में लिखो। अब एक चीज ध्यान देना, दक्षिणावर्त दिशा का मतलब क्या होता है? घड़ी यहाँ खड़ी है तो यूं चलेगी ना, यूं करके। अरे यूं चलेगी तो ये कौन सा हैंड है? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? दायां हाथ है तो इसको बोलेंगे, इसे राइट हैंड मॉडल भी कहते हैं। ये चारों के चारों क्या है बेटा? ये चारों के चारों क्या है? राइट हैंड मॉडल है। और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला क्या है? वामावर्त दिशा है, उल्टा घड़ी की, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे लेफ्ट हैंड मॉडल कहते हैं, इनको चारों को राइट हैंड मॉडल कहते हैं। यह प्रश्न आया हुआ है, समझ आई? राइट हैंड मॉडल को कौन कौन प्रदर्शित करते हैं? ए बी सी डी,
लेफ्ट हैंड को कौन प्रदर्शित करेगा? केवल जेड डीएनए। ओके, कर दिया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कैसे आया हुआ है बेटा, देखो। अच्छा, जेड डीएनए के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके खोजकर्ता कौन थे? लिखो बेटा, जेड डीएनए की जो खोज हुई थी, अलेक्जेंडर रिच, इसका नाम था अलेक्जेंडर रिच नामक वैज्ञानिक ने, अलेक्जेंडर रिच नामक वैज्ञानिक ने ने इसकी खोज की थी। और किसके अंदर की थी वो भी लिख लो बेटा, लार ग्रंथि गुणसूत्र के अंदर। लार ग्रंथि गुणसूत्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक क्या बोलूं, बी गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर दो पॉलीटीन महागुणसूत्र। ऑप्शन नंबर तीन क्या बोलूं मैं, याद करो, लैंप ब्रश गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर चार कोई नहीं। अब बताओ महालार गुणसूत्र कौन था? अरे पॉलीटीनी, अरे बाल प्यानी वाला पॉलीटीन महागुणसूत्र के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? यही चीज करवा रहा हूं आपको मैं। इसमें क्या लिखा, अभी आपने आंसर क्या लिखा है इसका? क्या लिखा है इसका आपने? इसका आंसर अलेक्जेंडर रिच ने खोज की थी, लार गुणसूत्र के अंदर इसकी उपस्थिति देखी गई है। किसकी? जेड डीएनए की। मेन मैं कह सकता हूं कि ये आपको विषाणुओं में, जीवाणु भोजियों में या निम्न वर्गीय प्राणियों के अंदर आपको मिलेगा। ये और लिख लो इसके अंदर, नंबर वन पे विषाणुओं में, जीवाणु भोजियों में अथवा निम्न वर्गीय प्राणियों में मिलेगा, निम्न वर्गीय प्राणियों में मिलेगा। सीडीएनए के लिए एक बात और लिखना, सीडीएनए के लिए क्या लिखोगे? न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 9। इसका व्यास कितना होता है? लिख लो 19 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 19 एंगस्ट्रॉम। जबकि बी का और ए का व्यास कितना था? 20 था। समझ आ गई? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब तुम्हें कोई बोले कि दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, तुमने कैसे ज्ञात करनी है? इसके लिए क्या लिखोगे? 34/11। इसके लिए 34/10। इसके लिए 34/9। इसके लिए 34/8। इसके लिए नहीं लिखोगे आप, इसके लिए नहीं लिखोगे। बात समझ आई? तो आप इन चारों के लिए दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हो। भाग करना आता है? कर लेना। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक डीएनए के ऊपर, इससे क्वेश्चन कभी बाहर नहीं गया। ओके, अभी जो हमारा टॉपिक आ रहा है, अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। मैं पहले भी आपको ये करवा चुका हूं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं, जीन की उप इकाइयां। क्या पढ़ेंगे? जीन की उप इकाइयां। क्योंकि हम कल भी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा था कि जीन की 3 इकाइयां होती हैं। मैं आपको 3 और पढ़ाऊंगा आपको। देखो ध्यान से, तो हमारा जो आज का टॉपिक है जीन, जीन की उप इकाइयों के बारे में पढ़ना है अपने को। जीन क्या था बेटा? क्या है ये? डीएनए के सूक्ष्म खंड है बेटा। ये डीएनए के सूक्ष्म खंड है। पहली लाइन, डीएनए के सूक्ष्म खंड है। कितने डीएनए के छोटे खंड है? डीएनए का छोटा खंड कितना का होना चाहिए? कम से कम एग्जाम्पल 6 से 8 न्यूक्लियोटाइड का, 6 से 8 न्यूक्लियोटाइड का छोटा डीएनए खंड क्या कहलाता है मित्रों? अरे क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अब प्रश्न आता है कि ये कैसे बनेगा, कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, ग्वाइनोसिन, ग्वाइनोसिन, साइटोसिन। ठीक है, 5' 3'। चलो इसका अपोजिट स्ट्रैंड का निर्माण करो। कर दोगे? कैसे करोगे? एडेनिन के बराबर कौन आता है? थायमिन। थायमिन के बराबर कौन आएगा? एडेनिन। थायमिन के बराबर कौन आएगा? एडेनिन। ग्वाइनोसिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। ग्वाइनोसिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। साइटोसिन किससे जुड़ेगा? ग्वाइनोसिन से। क्या डीएनए खंड ऐसा होता है? कि यस सर, ऐसा ही होता है। तो डीएनए का छोटे से छोटा खंड कितना है? 1 2 3 4 5 6। ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या सर न्यूक्लियोटाइड में तो शुगर भी होती है? लगा दो शुगर, लगा दो शुगर। ये लो शुगर पे लगा दी मैंने।
लगा दी शुगर, ऊपर भी शर्करा आ जाएगी। कसरत से फास्फेट समूह भी होता है, वो भी लगा दो। PO4, 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 ये लो, ये है न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गया बेटा? तो कहने का मतलब ये जो है ये एक डीएनए का खंड है। क्या है बेटा? डीएनए का खंड है। छोटी भाषा में कैसे लिखेंगे? ये डीएनए का हमारे पास में क्या है बेटा? छोटा खंड है। इसको अपने क्या नाम दिया? इसको हमने बोला जीन। क्या बोला बेटा? जीन। अब सुनो ध्यान से, जीन किसकी सूक्ष्म इकाई है? अपने बोलेंगे आनुवांशिकता की सूक्ष्म इकाई है। सूक्ष्म इकाई है। ये लो, ओके, सूक्ष्म इकाई है। जीन को जीन नाम किसने दिया? जीन को जीन नाम किसने दिया? बोलेंगे जोहानसन। किसने नाम दिया बेटा? जोहानसन ने इसका सर्वप्रथम इसका क्या किया था? नामकरण किया। एनी डाउट? कोई परेशानी? महाराज चलो आगे। अब बात आती है, जीन आनुवांशिकता की सबसे सूक्ष्म इकाई है। कन्फर्म हुआ? अब जीन की कितनी उप इकाइयां हैं? सब यूनिट्स, सब यूनिट्स ऑफ जीन। अगर कोई आपसे पूछ ले जीन की कुर्सी किसे कहते हैं, किसको बोलते हैं? सेंट्रोमियर को या क्रोमोमियर को? क्रोमोमियर को बोलते हैं। क्रोमोमियर किसके मिलने से बनता है? एक क्रोमोनीमा, एक धागा क्या है ये? क्रोमोनीमा। दो धागे क्या बन गई? ये क्रोमोनीमेटा। जिन स्थानों के ऊपर ये आपस में टच किए हैं, इन स्थानों को क्या बोलेंगे बेटा? क्रोमोमियर। क्या बोलेंगे? और यहां क्या बैठा है? यहां क्या बैठा है? यहां जीन नाम नहीं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? यहाँ पे क्या बैठा है? डीएनए का सूक्ष्म खंड। डीएनए के सूक्ष्म खंड का नाम नहीं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा न्यूक्लियोसोम। क्या बोलूंगा? न्यूक्लियोसोम है एक प्रकार का। तो अब जीन की उप इकाइयों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मैं टॉपिक पे चल रहा हूँ, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, कर दूं? ये लो जी, देखो सबसे पहला हमारा टॉपिक जीन। जीन के बारे में चल रहे हैं, टॉपिक पढ़ते हैं अपने कि जीन में क्या क्या होता है। जीन की उप इकाइयों के बारे में बात चल रही है, तो देखा ध्यान से, नंबर 1 पे सबसे पहले आता है आर। इसकी एक ट्रिक बनाई थी बेटा आपके सिलेबस के मुताबिक। आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस में 3 ही इसकी इकाइयां दी हुई है। आरसीएम में कंपनी आई थी ना पहले, आई थी ना, बड़ा गंद पिल बेचा था उन्होंने, है ना। उससे पहले भी एक आई थी, बहुत सारी कंपनियां थी। RCM, रोज करो मेहनत, इनका एक स्लोगन था, रोज मेहनत करो या रोज करो मेहनत। RCM। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है बेटा रिकॉन इकाई। क्या बोलते हैं बेटा? रिकॉन इकाई, रिकॉन यूनिट। अब रिकॉन यूनिट का मतलब क्या है? फिर अगला कौन सा आया? सिस्ट्रॉन यूनिट। क्या बोलेंगे बेटा? सिस्ट्रॉन इकाई। ये लो जी, दूसरी आ गई सिस्ट्रॉन इकाई। चलो जी, तीसरी पे चलते हैं। एम। एम का मतलब क्या था? म्यूटोन इकाई। म्यूटोन इकाई। महाराज ये तो है आपके सिलेबस। अब पढ़ो मेरे मुताबिक। 4 नंबर पे चलते हैं। सी। सी। सी का मतलब कॉम्प्लिकॉन इकाई। कॉम्प्लिकॉन इकाई। कॉम्प्लिकॉन इकाई। आगे चलता हूं। इकॉन, सिस्ट्रॉन, मिडॉन, इकॉन, कॉम्बिनेशन आ गया, सिस्ट्रॉन आ गया, स्ट्रक्चर। एस इकाई।
इसे बोलेंगे संरचनात्मक इकाई। आ गया बेटा। छठे नंबर पे भी मैंने लिखानी है, लिख दो यार एक 6 नंबर पे, रेप्लिकॉन इकाई। रेप्लिकॉन इकाई लिख देना, छठे नंबर पे लिख दिया आपने 6। चलो आगे टॉपिक में बढ़ाऊं इसको। देखो आर का मतलब क्या है? रिकॉन। रिकॉन का मतलब क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन यूनिट बोलते हैं इसे, रिकॉम्बिनेशन यूनिट। रिकॉम्बिनेशन यूनिट को बोलते हैं पुनर्संयोजन की इकाई। क्या बोलते हैं बेटा? इसे कहा जाता है पुनर्संयोजन की इकाई। हिंदी में नाम है बेटा इसका, पुनर्संयोजन की इकाई। पुनर्संयोजन की इकाई मतलब ये किसी भी अनुवांशिक पदार्थ में अनुवांशिक जोड़ तोड़ के द्वारा, हेर फेर के द्वारा उसे परिवर्तित कर देती है। पुनर्संयोजी, रिकॉम्बिनेशन। जैसे हमने जीन विनिमय में करवाया था, क्या करवाया था? इसका पदार्थ इसमें गया, इसका पदार्थ इसमें गया, गया ना बेटा? ठीक है। एक्स प्रकार की वंशागति, एक्स प्रकार की वंशागति किसका परिणाम है? जीन विनिमय का। कौन सी प्रक्रिया? पैक्टिन अवस्था में पाई जाती है। तो रिकॉन इकाई का मतलब क्या है? पुनर्संयोजन इकाई, रिकॉम्बिनेशन इकाई। और इससे किसका निर्माण होता है? पुनर्संयोजी डीएनए का निर्माण करवा सकते हैं। पुनर्संयोजी डीएनए का निर्माण कर सकते हो, इसको बोलते हैं आरडीटी, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक कहते हैं बेटा इसे। बेटा जरूरी थोड़ी ऐसे बिछेड़ बिछेड़ के काम करना है, अलग से लगा ले टॉपिक यार, कॉपी अपनी अलग से पॉइंट लगा, फटाफट लगा अलग से, नए पेज के ऊपर लगा, नए पेज पे छोड़ दे इसको, नए पेज पे लगा, लगा एक नंबर पे लिख लिख आर इकाई। आर का मतलब रिकॉन, रिकॉन का मतलब रिकॉम्बिनेशन, हिंदी में बोलेंगे पुनर्संयोजन की इकाई। कौन सी तकनीक में काम आती है? आप बोलोगे रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में, पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक में काम आती है। लग गया पता? अब आपसे प्रश्न आएगा, अनुवांशिकता की, सुनो ध्यान से, अनुवांशिकता की पुनर्संयोजन की इकाई किसे कहते हैं? अनुवांशिकता की सूक्ष्म इकाई किसे कहते हैं? अनुवांशिकता की पुनर्संयोजन की इकाई किसे कहते हैं? अनुवांशिकता के पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक में किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम काम आता है? आपको लिख दोगे? ओ महाराज लिखोगे या नहीं लिखोगे? लिख दोगे? जीन विनिमय की प्रक्रिया के अंदर जीन की कौन सी इकाई अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है? क्या पता? नाम से सब चीजें आपके सामने क्लियर हो गई। विक्रम जी समझ आ रही है पूरी बात? बता देना भाई मेरे को। चलता हूं नंबर 2 पे मैं, सिस्ट्रॉन इकाई। सिस्ट्रॉन का मतलब क्या है? सिस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा? कैसी है? कार्यात्मक इकाई है ये। कैसी है बेटा? कार्यात्मक इकाई है ये। लो जी, सिस्ट्रॉनिक, सिस्ट्रॉनिक यूनिट कहते हैं इसे। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे? हिंदी में क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे कार्यात्मक इकाई। क्या बोलेंगे बेटा? कार्यात्मक इकाई। जीन की सबसे सूक्ष्म कार्यात्मक इकाई क्या है? आप बोलोगे सिस्ट्रॉन। क्या बोलोगे? सिस्ट्रॉन यूनिट है बेटा, ये कार्यात्मक इकाई के नाम से जानी जाती है। आ जाओ बेटा, म्यूटॉन, इसे क्या बोलेंगे? म्यूटेशनल यूनिट। ये लो जी, म्यूटेशनल यूनिट बोलेंगे। म्यूटेशनल यूनिट का मतलब क्या होता है? उत्परिवर्तन की इकाई। क्या बोलेंगे? उत्परिवर्तन की इकाई। ये लो जी, उत्परिवर्तन की इकाई बोले। तो अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अनुवांशिकता की उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? अनुवांशिकता की कार्यात्मक इकाई क्या है? अनुवांशिकता की पुनर्संयोजन की इकाई किसे कहते हैं? अनुवांशिकता की सबसे सूक्ष्म इकाई किसे कहते हैं? क्लियर हुआ? 4 प्रश्न समझ में आ गए। चलो 5वें पे आ जाओ भाई। 5वें, कॉम्प्लीकॉन इकाई। देखो कॉम्प्लीकॉन,
लौटो वेदों की ओर। महाराज ओके नाम पड़े हुए है, वो एक्चुअली में इंगो टाबर है, इंगो ओरिजिनल बूढ़ियो ओ है। सुन के बाद ध्यान से समझ आई किया बताता हूं। बी डीएनए के द्वारा बनता है सी डीएनए। सी डीएनए का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री डीएनए। कंप्लीमेंट्री डीएनए को हिंदी में कहते हैं पूरक डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा? पूरक डीएनए कहा जाता है। समझ आई बात बेटा? पूरक डीएनए। तो अपन क्या बोलेंगे? आनुवांशिकता की पूरकता की इकाई किसे कहा जाता है? ये लो, इसे बोलेंगे पूरकता की इकाई, कंप्लीमेंट्री इकाई कहते हैं बेटा इसे। पूरकता की इकाई डीएनए की कॉपी बनाएगा बेटा, ये सी डीएनए निर्माण करेगा। ये क्या निर्माण करेगा बेटा? ये लो, ये करेगा सी डीएनए का निर्माण करेगा। ये लो, आपको किसी सिंगल स्टैंड डीएनए की विपरीत या द्वि समझ नहीं रही बेटा, आपको बताता हूँ तरीका। चलो वो सेंट्रल डोग्मा में सिखाऊंगा। डीएनए की कोई कॉपी तैयार करनी है आपको, सिंगल स्टैंड डीएनए। डीएनए क्या कभी सिंगल स्टैंड रहता है क्या? सिंगल स्टैंड डीएनए बन सकता है, पर वो ज्यादा देर तक सिंगल स्टैंड नहीं रहेगा, क्योंकि डीएनए हमेशा क्या होता है? डबल स्टैंड। वो अपने आप अपनी पूरक इकाई जो होगा वो बना लेगा, अपना अपोजिट डीएनए स्टैंड ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा? ये बना लेगा ये। तो डीएनए से एमआरएनए बनता है। जब एमआरएनए से वापस डीएनए बनता है ना बेटा, उसे क्या बोलते हैं? अपने सीडीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडीएनए बोलते हैं। या डीएनए से ही वापस क्या करेंगे? अपने डीएनए का निर्माण करना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंड डीएनए का निर्माण करना बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्या बोलेंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का मतलब क्या होता है? पूरकता की इकाई। आनुवंशिकता की पूरकता की इकाई क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीकॉन यूनिट बोलेंगे। फिर कौन सा है? स्ट्रक्चरल यूनिट। ये आनुवंशिकता की संरचनात्मक इकाई। ये लो जी, ये संरचनात्मक इकाई। संरचना इकाई का काम क्या है? इकाई का काम ये है कि कौन कौन सी इकाइयां किन किन कार्यों के लिए यूज हो रही हैं, उसका ध्यान रखना। तो ये क्या करेगा? स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाएगा, संरचनात्मक इकाई कहलाएगा। सामने आपके क्वेश्चन पड़ा हुआ, आपको पहचान करनी है इसकी। अंतिम कौन सा है? रेप्लिकॉन इकाई। चलता हूं मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखो बेटा, रेप्लिकॉन यूनिट। रेप्लिकॉन यूनिट का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे बेटा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन यूनिट कहेंगे बेटा इसे। रेप्लिकेशन यूनिट का मतलब क्या होता है? प्रतिलिपिकरण। क्या बोलेंगे बेटा? प्रतिलिपिकरण इकाई। प्रतिलिपिकरण की इकाई। रेप्लिकेशन कौन सी अवस्था में पाया जाता है बेटा? डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी अवस्था में होता है? अपन क्या बोलेंगे? पूर्व अस्प्रावस्था में। कहां होता है बेटा? अरे कहां होता है? पूर्व अस्प्रावस्था में। इसका मतलब क्या है? डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है? अरे मित्रों बोलो, क्या हो जाती है मित्रों? दुगनी। और गुणसूत्र जो होते हैं वो गुणसूत्रों की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मात्रा पर नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ आ गई बात बेटा? केवल आनुवांशिक पदार्थ बढ़ेगा, गुणसूत्र यथावत रहेंगे। बात समझ में आई? गुणसूत्र सेम के सेम रहेंगे, गुणसूत्र नहीं बढ़ेंगे, केवल आनुवांशिक पदार्थ बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लो महाराज, इसको बोल दिया रेप्लिकेशन की इकाई। ठीक है, स्वतः प्रतिलिपिकरण बोलते हैं इसे। स्वतः प्रतिलिपिकरण। अपने आप फोटोकॉपी की मशीन लगी हुई है, इसके अंदर हजारों लाखों मिलियन बिलियन ट्रिलियन कॉपियां तैयार हो जाएंगी बेटा। इसको क्या बोलेंगे अपन? स्वतः प्रतिलिपिकरण, सेल्फ रेप्लिकेशन की इकाई कहा जाता है। तो ये हमारी छठी इकाई थी। मेरे हिसाब से आपको जीन के ये 7 प्रश्न समझ में आ चुके हो। आपके सिलेबस में ऊपर वाले 3 ही हैं, आर सी एम।
नीचे वाले 3 मैंने कराए आपको फंडामेंटली, बाई चांस कभी कभार कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। ओके, चलो मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखो अभी हमारे पास में थ्योरी आ रही है नई, उस थ्योरी का नाम क्या है? अपन बोलेंगे सेंट्रल डोगमा थ्योरी। ये लो बेटा, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत कहते हैं इसे। सेंट्रल डोगमा क्यों बोला गया है? सेंट्रल डोगमा क्यों बोला गया है? आवाज आ नहीं रही थी क्या? हेलो, इसकी बैटरी डाउन है। हेलो, आवाज ठीक आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। सेंट्रल डोगमा थ्योरी के बारे में सबसे पहले, सेंट्रल डोगमा थ्योरी के बारे में सबसे पहले, हाँ अब सही आ रही है ना। सेंट्रल डोगमा थ्योरी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था बेटा? किसने बताया था बेटा? वॉटसन क्रिक ने बताया था। ठीक है, सेंट्रल डोगमा थ्योरी वॉटसन क्रिक ने बताया था। इसने सेंट्रल नाम क्यों यूज किया? इसने इसके अंदर सेंट्रल नाम क्यों दिया? सेंट्रल नाम दिया है न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए। किसके लिए बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए, केंद्रक द्रव्य के। किसके लिए बेटा? केंद्रक द्रव्य के लिए ये नाम यूज किया गया है। केंद्रक द्रव्य के लिए नाम इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये कहां पाया जा रहा है बेटा? ये मिल रहा है अपने को केंद्रक के अंदर मिल रहा है। और केंद्रक जो है वो क्या है? एक सेंटर की भांति अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। सेंटर मतलब कंट्रोल रूम, सेंटर रूम है किसी कोशिका का, किसी कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। तो सेंट्रल से स्टार्ट हुई है तो अपने बोल दिया सेंट्रल डोगमा थ्योरी। ये सिद्धांत क्या कहता है? क्या कहता है ये सिद्धांत? सुने, ये सिद्धांत कहता है कि ये डीएनए पड़ा हुआ है। डीएनए से किसका निर्माण हो रहा है बेटा? एमआरएनए का। ये लो एमआरएनए। एमआरएनए से किसका निर्माण होता है बेटे? क्या बोलेंगे अपन? प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना, बेसिकली ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, यदि मैं पूछूं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेंट्रल डोगमा थ्योरी जिसमें डीएनए से एमआरएनए का निर्माण और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण किस स्थल पर पाया जाता है? नंबर 1 केंद्रक द्रव्य, नंबर 2 कोशिका द्रव्य, नंबर 3 साइटोसोल, नंबर 4 कहीं नहीं। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। केंद्र द्रव्य क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता ही नहीं। अगर होता है तो केंद्र की भित्ति नहीं होती, भित्ति नहीं होगी तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य अलग अलग नहीं होते, दोनों आपस में जुड़े मिले पाए जाते हैं। इसलिए हम सीधा नाम किसका यूज करेंगे? कोशिका द्रव्य का, साइटोप्लाज्म का नाम बोलेंगे। बोल दिया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोकैरियोन, ऑप्शन नंबर 2 न्यूक्लियोइड, ऑप्शन नंबर 3 केंद्रकाभ, ऑप्शन नंबर 4 जीनोफोर, ऑप्शन नंबर 5 सभी। क्या है ये? सभी। ये मैंने 5 नाम 4 नाम बता दिए, इनको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ। ओके, अब देखो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहां हो रही है? पहले तो बताओ बेटा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर रहा हूं, प्रोकैरियोटिक में तो सारा जुगाड़ ही कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होता है। अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो ये घटना कहां घटती है? कहां घटती है बेटा? केंद्रक द्रव्य में घटना घटती है। ये घटना कहां घटेगी? ये घटेगी कोशिका द्रव्य। ये लो जी बेटा, ये घटेगी कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म। इसको बोल सकता हूं मैं एनपी, इसको बोल सकता हूं मैं सीपी, साइटोप्लाज्म। बोल दिया। डीएनए से एमआरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? ये अनुलेखन। दूसरा नाम, अरे दूसरा नाम
कहते हैं अनुवादन, बेवकूफ कहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। तीसरा नाम, तीसरा नाम प्रतिलेखन। क्या बोलेंगे बेटा? प्रतिलेखन। ये लो जी, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। बोल दिया महाराज। चलो आगे। अब ये एमआरएनए बन चुका है। एमआरएनए कोशिका द्रव्य में कहां से आएगा? आप बोलोगे केंद्रक द्रव्य से आएगा। केंद्रक द्रव्य के तो बाहर तो केंद्रक झिल्ली है। अब बताओ कहां से आएगा? विक्रम जी, केंद्रक झिल्ली के नाम क्या क्या? न्यूक्लियर बॉल, केंद्रक झिल्ली, कैरियोथिक्का। बोलते महाराज। तो क्या केंद्रक झिल्ली में छिद्र नहीं पाए जाते क्या? होते हैं ना। तो ये एमआरएनए उन छिद्रों से निकलकर कहां चला जाएगा? कोशिका द्रव्य में चला जाएगा। चला गया महाराज। कोशिका द्रव्य में एमआरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होगा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा। इस पद को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अनुवादन। क्या बोलेंगे बेटा? दूसरा नाम क्या है? इसे बोलेंगे स्थानांतरण। क्या बोलेंगे बेटा? स्थानांतरण। इसे बोलेंगे ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। इसका चौथा नाम क्या है? क्या बोलेंगे? अरे बोल दो। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया भी इसे कहा जाता है। सारे क्वेश्चन क्लियर? सारी एक एक चीज क्लियर? डीएनए से एमआरएनए का निर्माण कहां संपन्न होता है? केंद्र द्रव्य में घटना क्या कहलाती है? अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन। एमआरएनए कोशिका द्रव्य में कौन से स्थल से आता है? बोलेंगे केंद्रक झिल्ली में उपस्थित छिद्रों के माध्यम से बाहर आ गया। महाराज आ गया। अब एमआरएनए प्रोटीन का निर्माण करेगा, कहां करेगा? बोलेंगे कोशिका द्रव्य में। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य में करेगा। कोशिका द्रव्य में करेगा, घटना क्या कहलाएगी? अनुवादन, स्थानांतरण, ट्रांसलेशन, प्रोटीन संश्लेषण। बोल दिया। समझ आ गया? ये है सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो फटाफट इसके ऊपर। सेंट्रल डोगमा थियरी के ऊपर क्वेश्चन लिखो भाई। आपको मैंने वो करवा दिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर स्थल कहां पे है? ये आप लिख लो, प्रश्न फिर बाद में करवा। लिख लो आप क्वेश्चन, लिखो। अभी ऐसे लिखते हैं आप। सेंट्रल डोगमा थ्योरी को मैंने दो भागों में बांटा। इसको मैंने बांटा दो भागों के अंदर। तो यदि ये थ्योरी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हो, अरे मेरी राइटिंग समझ में आ रही है सभी को? गंदी राइटिंग तो नहीं है ना? प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक। हिंदी में नहीं लिख सकते हो आप इसको। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन प्लस अनुवादन दोनों प्रक्रियाएं किस स्थल पे आएंगी? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये संपन्न होती है। और कैसे संपन्न होती है? एक साथ। क्या बोलेंगे? एक साथ। ये घटना दोनों एक साथ संपन्न हो, एक साथ संपन्न हो। कारण क्योंकि इसमें झिल्ली नहीं। अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करूं तो इसमें पहले कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी? अनुलेखन। कहां संपन्न होगी? कहां संपन्न होगी बेटा? केंद्रक द्रव्य में संपन्न होगी। नंबर 2 पे कौन सी प्रक्रिया पाई जाएगी? अनुवादन। ट्रांसलेशन कहां संपन्न होगा? ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होगा।
समझ आया? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेंट्रल डोग्मा थ्योरी जो है, सिद्धांत जो है, ये एक सरल प्रक्रिया है। क्या है मित्रों? सरल प्रक्रिया है। जबकि यहां ये प्रक्रिया कैसी है? जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया कौन है? सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत इसमें एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें एक छोटी प्रक्रिया है, इसमें एक बड़ी प्रक्रिया है। इसमें कम समय लगता है, इसमें अधिक समय लगता है। ये स्वाभाविक तौर पे पाए जाने वाले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। ठीक जनाब, कंप्लीट क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद में एक टॉपिक लिखो, सेंट्रल डोग्मा फ्रांसिस क्रिक, वाटसन फ्रांसिस क्रिक ने बता दिया, क्रिक है इसके अंदर, इन्होंने खोज की थी। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी को हमने ये बता दिया कि ये सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। आगे देखिए, स्टार्टिंग हमने की कि डीएनए बना रहा है एमआरएनए और एमआरएनए बना रहा है प्रोटीन। यही उत्पाद है बेटा मेरे पास में। देखे ध्यान से, डीएनए हमेशा किस अवस्था में होता है? डबल स्टैंड डीएनए। कैसा होता है बेटा? द्विरज्जुकी डीएनए पाया जाता है। जबकि एमआरएनए कैसा बनेगा? सिंगल स्टैंड एमआरएनए बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? सिंगल स्टैंड। इसको लिखेंगे एकल रज्जुकी होता है। कैसा होता है बेटा? एकल रज्जुकी होता है। क्वेश्चन देखते हैं ना, क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, अब बात आती है कि डीएनए से जब एमआरएनए का निर्माण होता है, प्रक्रिया का मुख्य एंजाइम कौन है? प्रक्रिया का मुख्य एंजाइम कौन है? तो अपने लिखेंगे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम है बेटा इसका। ये इसका मुख्य एंजाइम है प्रक्रिया का। ओके, ये काम कहां कर रहा है? ये काम कर रहा है बेटा जी केंद्रक द्रव्य में। कहां काम कर रहा है बेटा? ये केंद्रक द्रव्य में काम कर रहा है। हम बोलेंगे कि अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? अपन क्या बोलेंगे? अपने बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का पूरा नाम क्या लिखोगे? इसका पूरा नाम क्या है? देखिए, इसका पूरा नाम लिखेंगे, इसका पूरा नाम आएगा डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है। ये है इस एंजाइम का पूरा नाम। मतलब डीएनए के ऊपर निर्भर है। डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसका निर्माण करता है? एमआरएनए। घटना क्या कहलाती है? अनुलेखन घटना कहलाती है। ये लो, अब यदि एमआरएनए से वापस डीएनए का निर्माण हो जाए, वापस डीएनए का निर्माण हो जाए, इस घटना को क्या बोलेंगे अपने? इस घटना को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको? वापस क्या बोलेंगे? रिवर्स अनुलेखन कहेंगे। रिवर्स अनुलेखन की घटना घटती होती है। ये लोग इसको बोलेंगे रिवर्स अनुलेखन। एमआरएनए से यदि वापस, अरे बेटा एक के अंदर मत बसाओ, नई लाइन बना के लिख लो, गलती मत कर देना कहीं पे। एमआरएनए से पुनः डीएनए का निर्माण, वापस डीएनए का निर्माण हो तो क्या कहलाएगा? रिवर्स अनुलेखन एंजाइम कौन सा काम आएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये लो महाराज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहां पे वापस काम आएगा। आ गया। अब एमआरएनए से यदि प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तो ये प्रोसीजर कहां हो रही है? बोलेंगे कोशिका द्रव्य के अंदर हो रही है बेटा। इस प्रक्रिया के अंदर, इस प्रक्रिया में
क्या क्या सहायता करेगा? सुने ध्यान से। ये प्रक्रिया कौन सी है बेटा, पहले तो ये बताओ। ये अनुवादन है, इसको प्रोटीन संश्लेषण भी कहा गया है। इस प्रक्रिया में क्या क्या काम आ रहा है देखो। इस प्रक्रिया में mRNA प्लस rRNA प्लस tRNA प्लस अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड काम आएंगे। ये सारे मिलकर, ये सारा पदार्थ इसके अंदर मिलकर किसका निर्माण कर रहा है बेटा? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है, प्लस इसके अंदर राइबोसोम भी होता है, समस्त राइबोसोम, इसके अंदर राइबोसोम भी लिख लो बेटा, इसमें राइबोसोम भी होता है। अगर प्रोकैरियोटिक है तो 70S, और यदि यूकैरियोटिक है तो दोनों प्रकार के इसके अंदर काम लेंगे। क्लियर हुआ बेटा? ये अनुवादन की प्रोसीजर हो गई। तो नंबर 1 पे हमने लिख दिया, नंबर 1 पे हमने लिख दिया अनुलेखन प्रक्रिया। नंबर 2 पे आ गई हमारी रिवर्स अनुलेखन प्रक्रिया। नंबर 3 पे चल पड़ी ये प्रक्रिया। ये है पूरा का पूरा सेंट्रल डोग्मा का पूरे थियरी, कंप्लीट सिद्धांत है। अब हम हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन की प्रक्रिया। लिखो बेटा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में ये घटना कहां घटेगी? कोशिका द्रव्य में। और यूकैरियोटिक कोशिका में ये घटना कहां घटेगी? अनुलेखन प्रक्रिया केंद्रक द्रव्य में, और अनुवादन प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में घटित होगी। तो ये होगी बेटा आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। लगाओ हेडिंग। क्या लगाओगे? हेडिंग लगाएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन की प्रक्रिया। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अनुलेखन प्रक्रिया, अनुलेखन प्रक्रिया। अब इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि क्या क्या स्टेप चल रहा है इसके अंदर। इसके अंदर देखो बेटा ध्यान से, हमने इसके अंदर पहला स्टेप ये बता दिया। हमारा पहला पॉइंट क्या आ गया? पहला पॉइंट ये आ गया कि अनुलेखन की प्रक्रिया और अनुवादन की प्रक्रिया वैसे भी कहां पे हो रही है? कोशिका द्रव्य में संपन्न हो रही है। अलग अलग स्टेप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर की पहली प्रक्रिया में क्या रहेगा? हमारे पास में जो डीएनए है, डीएनए से हमने निर्माण कर दिया एमआरएनए। प्रक्रिया का जो मेन एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम केवल एक ही प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का पाया जाता है, एक ही प्रकार का बेटा ये उपस्थित होता है। और ये किससे बना होता है? लिखेंगे 5 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हो। 5 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है, से मिलकर बना होता है। समझ आई? ये श्रृंखलाएं कौन कौन सी है? इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोल दिया सिग्मा कारक, एक को बोल दिया कोर एंजाइम। क्या बोल दिया बेटा? कोर एंजाइम। 2 भाग बढ़ गए किसके? आरएनए पॉलीमरेज के हमने कितने भाग बना दिए बेटा? 2 भाग बढ़ गए। मतलब इसके भाग बताओ, अपने पढ़ रहे हैं इसके 2 भाग है। सिग्मा कारक में क्या है? सिग्मा कारक में केवल सिग्मा कारक है। और कोर एंजाइम में क्या है? अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश। ये 4 चीजें कहां पाई जा रही हैं? कोर एंजाइम। तो क्वेश्चन आता है आरएनए पॉलीमरेज के कितने भाग पाए जाते हैं? आरएनए पॉलीमरेज के कितने भाग पाए जाते हैं? 2। पहला भाग कौन सा है? सिग्मा कारक। दूसरा भाग कौन सा है? कोर एंजाइम। सिग्मा कारक में क्या पाया जा रहा है? केवल सिग्मा कारक।
4 एंजाइम में क्या पाया जा रहा है? अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं यहां पाई जा रही है और 5वां पाया जा रहा है बेटा यहां। क्या करूं? मैंने सोचा कहीं जब आप पढ़ रहे होते हो कहीं मुझे यूं होते मुंह से लग रहा था कुछ पूछेगा, अंदर चल रहे हो समझ बड़ी वाला। अब वो लड़की मैंने सोचा कुछ पूछेगी, ये रुक जाता हूँ, सर यहाँ छिपकली है। यार महाराज लेसन कहाँ चल रहा है, पढ़ क्या रहे हो आप? मेरे को मैं कुछ दो मार नहीं लेकिन मार दे यार पापड़ी। उठो जागर जागो मुसाफिर, भारत के युवा सैनिकों मार दो उसको। पता लग गया? वो चीजें पाई जा रही हैं। एक प्रकार का इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सी कोशिकाओं में? कौन सी कोशिकाओं में? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। यदि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करूं तो वहां आरएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार का होता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। वहां कितना पाया गया? 3 प्रकार का। यहाँ कितने प्रकार का मिल रहा है? 1 प्रकार का। एक क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर, उसके ऊपर ध्यान ही मत दो। वाह जी वाह। जल्दी करो। क्लियर? समझ आया? अभी अपन क्या पढ़ेंगे? अभी अपन टॉपिक चल इसमें करवा रहे हैं स्टार्ट बेटा अपना अनुलेखन की प्रक्रिया के। मैंने 2 पॉइंट बता दिए, ये अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप भूल मत जाना, ये चीज होती है। तो इसके लिए क्वेश्चन लिखो, इसके लिए अनुलेखन प्रक्रिया को प्रारंभ करने में, अनुलेखन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने में प्रयुक्त होता है। ये अनुलेखन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के अंदर क्या करता है बेटा? प्रयुक्त होता है। अनुलेखन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग करता है अनुलेखन की प्रक्रिया, ये काम स्टार्ट कर देगा। कर दिया? अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहा हूं। अभी आता है अनुलेखन प्रक्रिया के पद। ये प्रक्रिया जो होती है उसको कितने भागों में बांटा गया है? इसके 3 पद पाए जा रहे हैं, 3 स्टेप पाए जा रहे हैं। नंबर 1 पे हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रारंभन पद। दूसरा दीर्घीकरण पद, यूकैरियोटिक में भी समान होते हैं, सेम। तीसरा समापन पद। ये लो बेटा, ठीक। प्रारंभन पद को क्या कहा जाता है? इनिशिएशन, इनिशिएशन पॉइंट। इसे क्या कहा जाता है? इलोंगेशन, इलोंगेशन पॉइंट। बेटा उधर फोकस मत करो, पढ़ने में फोकस करो। किसके? ये फ्रंट वाले पे आप पीछे हो जाओ। तीसरा पॉइंट कौन सा है बेटा? टर्मिनेशन पॉइंट या टर्मिनेशन स्टेप बोल सकते हो। टर्मिनेशन पॉइंट, समापन पद। सुनते जाना ध्यान से। प्रारंभन पद जो होता है, प्रारंभनकारी पद, मतलब डीएनए की श्रृंखला का प्रारंभन किस कारक से होता है? अपने बोलेंगे सिग्मा कारक। सिग्मा कारक क्या है? ये प्रक्रिया को प्रारंभ करवाता है, प्रक्रिया को प्रारंभ करवाता है। एक बात बेटा आप ध्यान देना, कोई आपसे पूछ ले कि सिग्मा कारक किसका भाग है, डीएनए पॉलीमरेज का कि आरएनए पॉलीमरेज का? आरएनए पॉलीमरेज का। दीर्घीकरण पद का मतलब क्या होता है? श्रृंखला जो होती है यहाँ पे विस्तारित होती है, यहाँ विस्तारण होता है श्रृंखला, यहाँ विस्तारण होता है। ये प्रक्रिया जो होती है रनिंग में रहती है। समापनकारी पद क्या होती है बेटा? अनुलेखन प्रक्रिया का समापन होता है। यहाँ अनुलेखन प्रक्रिया क्या हो जाती है बेटा? यहाँ पे प्रक्रिया
समाप्त हो जाती है। ये लो जी, प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। एमआरएनए डीएनए से अलग हो जाता है। एमआरएनए डीएनए से अलग हो जाता है। ये लो जी, अलग हो जाता है, अलग हो गया। ये तीन चीजें कहां मिलेंगी बेटा आपको? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इस प्रकार से मिलेंगी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन अनुवादन दोनों प्रक्रियाएं क्या होंगी? एक साथ चलेंगी। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पहले अनुलेखन होता है, बाद में अनुवादन होता है। अब एक क्वेश्चन आया था, यहां मैंने दिखाया था कि अनुलेखन प्रक्रिया का प्रारंभनकारी कारक कौन सा है? सिग्मा कारक। तो फिर समापन करने के लिए भी तो कोई ना कोई कारक होगा। तो समापन करने के लिए कारक लिखो, समापनकारी कारक का नाम है रो कारक। रो कारक क्या कहते हैं इसे? रो कारक। ये प्रक्रिया का समापन करवा देता है। अगर सिग्मा कारक के द्वारा अनुलेखन प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो रो कारक के द्वारा अनुलेखन प्रक्रिया क्या हो जाती है बेटा? समाप्त हो जाती है। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, हमने क्रोमेटिन पदार्थ पढ़ा था। हमने क्रोमेटिन दो प्रकार के पढ़े थे, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन अधिक सक्रिय, अनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय, हेट्रोक्रोमेटिन अनुवांशिक रूप से कम सक्रिय। ये यूक्रोमेटिन है। ये महाराज यहां यूक्रोमेटिन भाग जुड़ा हुआ है, और यहां कौन सा जुड़ा हुआ है? यहां कौन सा जुड़ा हुआ है बेटा? यहां जुड़ा हुआ है हेटेरोक्रोमेटिन। ये लो, अब तो लिख लोगे, अब तो लिख सकते हो कि यूक्रोमेटिन सिग्मा कारक के साथ में जुड़कर अनुलेखन प्रक्रिया का प्रारंभन करवाता है, तो हेट्रोक्रोमेटिन रो कारक के साथ में जुड़कर अनुलेखन प्रक्रिया को समाप्त कर देता है। दोनों प्रश्न पता लग गए? अब पता लगा कि यूक्रोमेटिन को अनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय और इसे कम सक्रिय क्यों कहा जाता है, ये है इसके कारण। अब देखो, टॉपिक पहले पढ़ा हुआ था, यहाँ 1 मिनट में समझ में आ गया भी ऐसी वास्तव में घटना घटित होती है। ये है किसमें प्रक्रिया? कौन सी प्रक्रिया बेटा? कहां की प्रक्रिया है ये प्रक्रिया है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। छोटा सा डायग्राम देखिए, छोटा सा एक डायग्राम देखिए। फाइव डैश, 3 डैश, 3 डैश, 5 डैश। ठीक, सीक्वेंस में चेंजिंग हो सकती है, अदरवाइज इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, दोनों के बीच में क्या पाए जा रहे हैं बेटा? क्या पाए जा रहे हैं बेटा? ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है बेटा? ये मित्रों, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे आपको। कंफर्म? प्रारंभन, दीर्घीकरण, समापन। प्रारंभन पद, दीर्घीकरण पद, समापन पद। समझ आया? पहले देख लो ध्यान, समझ आया? अभी क्या है, इस पूरी प्रोसीजर के ऊपर ये डीएनए हमारे पास में कहाँ है? क्या है ये बेटा? ये बेटा हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में डीएनए है। डीएनए हमेशा कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। डीएनए कहाँ पाया जाता है? अरे कहाँ पाया जाता है? तो बोलो ना, कहाँ है ये? केंद्र द्रव्य में। डीएनए से किसका निर्माण करना है अपने को? कौन सा एंजाइम आएगा मुख्य? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के कितने भाग होते हैं? एक भाग कौन सा है? सिग्मा कारक। दूसरा कौन सा है? कोर एंजाइम। लो मित्रों, आ गया कोर एंजाइम। ये कोर एंजाइम पड़ा हुआ है, नाम क्या दे दिया? कोर एंजाइम। आ गया। कोर एंजाइम डीएनए के ऊपर गति करेगा, डीएनए के ऊपर गति करेगा। कौन बताएगा किस तरफ गति करनी है?
कोर एंजाइम को डीएनए श्रृंखला पर दौड़ाने के लिए, प्रोटीन अनुलेखन प्रक्रिया प्रारंभन करने के लिए कौन सा कारक प्रारंभनकारी कारक के रूप में जाना जाता है? अनुलेखन की प्रक्रिया को स्टार्ट करने वाले कारक का नाम बताओ। अरे बताओ। सिग्मा कारक। ये आ गया सिग्मा कारक। क्या नाम दे दिया इसे? ये क्या बताएगा कि कोर एंजाइम श्रृंखला पर इस ओर गति करेगा। किस ओर गति करेगा? इस ओर गति करेगा। बता दिया। क्लियर हुआ? डायग्राम उतार दी सब बच्चों ने? सारा डायग्राम उतार चुके हो? ये गति करेगा। इसको क्या बोल दिया? स्टेप नंबर ए, प्रारंभनकारी पद। ठीक। ये सिग्मा कारक, ये कोर एंजाइम, किसके दोनों भाग हैं? अरे आरएनए पॉलीमरेज के ही तो भाग है ना? ये इस ओर गति कर रहा है। जैसे जैसे गति करता जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता जाएगा। क्या करता जाएगा बेटा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करता जाएगा बेटा? ये जैसे जैसे गति करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ता जाएगा। ये बीच में क्या करती है? इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है। समझ आया? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। जब तोड़ेगा तो इसके आगे डायग्राम कौन सा बनेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। वैसे आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देता हूं आपको मैं। इतना हो गया आपका? क्लियर है? नेक्स्ट चलूं। अब ये कोर एंजाइम चलता 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 कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। पहुंचते ही इसके अंदर किसका निर्माण होता जा रहा है? अरे किसका होता जा रहा है? 5' 3' क्या बन रहा है ये? अरे मित्रों क्या बन रहा है ये? एमआरएनए अलग अलग हो रहा है। तो डीएनए से हम किसका निर्माण करवा रहे हैं? अरे किसका निर्माण करवा रहे हैं? एमआरएनए का। डीएनए डबल स्टैंड है। सपोज करो डीएनए हमारे पास में ऐसा है और हमें क्या प्राप्त करना है? सिंगल स्टैंड एमआरएनए प्राप्त करना है। ये इसको बोलेंगे सिंगल स्टैंड एमआरएनए। कन्फर्म हुआ? जैसे ही ये कोर एंजाइम यहां पहुंचेगा, सपोज करो यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच चुका है, इसको श्रृंखला से नीचे कौन उतारेगा? इसको श्रृंखला से नीचे मतलब समापन प्रक्रिया को समाप्त कौन सा कारक करेगा? रो कारक। कौन सा कारक? रो कारक। जैसे ही श्रृंखला पे प्रकट होगा कोर एंजाइम डीएनए श्रृंखला से नीचे उतर जाएगा और ये हमारा जो एमआरएनए है ये श्रृंखला से क्या हो जाएगा? इस रूप में अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अलग हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन की प्रक्रिया। हेडिंग डालो। हेडिंग में क्या डालोगे? यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है, यूकैरियोटिक जो सेल है इसमें अनुलेखन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? अब इसमें अपन क्या बोलेंगे? जो हमारे पास में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो कितने प्रकार का है बेटा? अरे कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन सा? नंबर 1 आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, तीसरा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। देख दिया? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक चीज लिखो, इससे ऊपर, ये हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया, इससे ऊपर एक लाइन लिखाने वाली जाएगी। देखो लिखो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन की प्रक्रिया, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन की प्रक्रिया, शॉर्ट नोट लिख रहा हूं बेटा मैं, प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन की प्रक्रिया का नियंत्रण पॉलीसिस्ट्रोनिक जीनों द्वारा होता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक जीनों द्वारा होता है, जीनों द्वारा होता है।
ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाई है मैंने आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन की प्रक्रिया का जो नियंत्रण होता है वो एक से ज्यादा जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है, उसको बोल देते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स। याद रखोगे। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा, यूकैरियोटिक में अनुलेखन की प्रक्रिया। सेम पद आएंगे, सेम प्रक्रिया होगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कितने प्रकार का है बेटा, 3 प्रकार का। अब इनके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन बेस लिखो, फटाफट बना लिया सभी ने। आप आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के लिए लिखो, क्वेश्चन कैसे आया हुआ है लिखो भाई। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसका उत्प्रेरण करता है? आरएनए को उत्प्रेरित करता है, आरएनए को उत्प्रेरित करता है। सेकंड लिख लो बेटा, एमआरएनए को उत्प्रेरित करता है, ये एमआरएनए को उत्प्रेरित करता है। और नंबर 3 पे जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, इसके लिए क्या लिखोगे? टीआरएनए, आरएनए, आरआरएनए और एसएनआरएनए। इसके लिए करोगे, ये करता है टीआरएनए को, ये करता है आरआरएनए को कम मात्रा में, टीआरएनए को सर्वाधिक मात्रा में, और एसएनआरएनए। एसएनआरएनए का पूरा नाम है शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए। शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए का उत्प्रेरण करता है, शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए का उत्प्रेरण करता है। समझ आ गई? क्लियर हो गया टॉपिक आपको? ये है अनुलेखन। क्या है बेटा? ये अनुलेखन की प्रक्रिया संपन्न हो गई अपने यहाँ पे, सारे कंप्लीट का हो गया यहाँ पे। अभी मैं एक आधा क्वेश्चन और देख लेता हूँ, कुछ रह गया है तो, नहीं तो उसके बाद में हेडिंग डालेंगे जेनेटिक कोड। ठीक है, आप इसमें काम करें, एक प्रश्न इसके अंदर और लिखें, एक प्रश्न और लिखे इसके अंदर। लिखे, अनुलेखन प्रक्रिया में भाग लेने वाला रज्जु, अनुलेखन प्रक्रिया में भाग लेने वाला रज्जु फटाफट लिखें। अनुलेखन प्रक्रिया के अंदर भाग लेने वाला रज्जु, भाग लेने वाला रज्जु या स्टैंड क्या कहलाता है? लिखो बेटा, लिखो इसको टेम्पलेट स्टैंड, मास्टर स्टैंड, एंटीसेंस स्टैंड के नाम से भी बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? जो रज्जु अनुलेखन प्रक्रिया में भाग लेगा डीएनए का, उसे क्या बोलेंगे? उसे मास्टर स्टैंड यानी कि मास्टर रज्जु, या बोलेंगे टेम्पलेट, उसे टेम्पलेट रज्जु भी कहा जाता है, उसे एंटीसेंस रज्जु या स्टैंड भी कहा जाता है। ये है उन श्रृंखलाओं के बारे में, उन रज्जुओं के बारे में जो अनुलेखन की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं। एक ये प्रश्न आया हुआ है कि जो अनुलेखन की प्रक्रिया में जो भी स्टैंड अनुलेखन प्रक्रिया में भाग लेगा उसको अपने किस नाम से जानेंगे? मास्टर स्टैंड के नाम से, टेम्पलेट स्टैंडों के नाम से, या एंटीसेंस के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न लिखो, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन की प्रक्रिया, अनुलेखन प्रक्रिया का नियंत्रण किस प्रकार के जीनों द्वारा होता है? प्रोकैरियोटिक में किसके द्वारा हुआ था? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। इसमें लिखो मोनोसिस्ट्रॉनिक, इसमें लिखो मोनोसिस्ट्रॉनिक। और मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब एक ही प्रकार का एंजाइम मिलेगा। कौन सा? स्प्लिट जीन। कितने प्रकार के जीनों द्वारा नियंत्रण होता है? अपने बोलेंगे स्प्लिट जीन के द्वारा। 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोला मैंने आपको, भूल मत जाना।
प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्ट्रोनिक एक से ज्यादा जीनों के द्वारा नियंत्रित हो रही है प्रक्रिया। यहाँ अनुलेखन, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन की प्रक्रिया का नियंत्रण केवल एक ही जीन नियंत्रण करता है। उसका नाम क्या है? स्प्लिट जीन। क्या बोलेंगे? स्प्लिट जीन का नाम है। और जीन को बोलते क्या है? ये मोनोसिस्ट्रोनिक, एकल। सिस्ट्रोनिक मतलब इकाई, एक ही जीन की इकाई काम कर रही है यहाँ पे, और वहां एक से ज्यादा काम कर रही है। आर भी आ रही है, सी भी आ रही है, एम भी आ रही है। यहाँ कौन सी इकाई काम आएगी? केवल सी इकाई। सी इकाई को क्या बोलेंगे? सिस्ट्रॉन यूनिट। क्या बोलेंगे? सिस्ट्रॉन यूनिट काम कर रही है यहाँ पे। कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ पे किसी बच्चे को? लगाएं अगली हेडिंग, जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कोड। आपके इस लेसन का अंतिम टॉपिक है बेटा। ठीक है, हाँ, जेनेटिक कोड में लगाएं बेटा हेडिंग। अब आप अनुवांशिक कोड, अनुवांशिक कोड ये एक नई चीज है। अभी हमारा काम कहां तक हुआ है? डीएनए से एमआरएनए तक हमने अपना काम कर दिया। अब एमआरएनए से आगे क्या सिस्टम होगा उसके बारे में सोचो। अनुवांशिक कोड क्या है? पहला काम तो ये आता है, अनुवांशिक कोडों के खोजकर्ता के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि अनुवांशिक कोड के खोजकर्ता कौन थे। नाम लिखो, निरेनबर्ग, निरेनबर्ग, मथाई और एच डी खुराना। निरेनबर्ग, मथाई और एच डी खुराना। अनुवांशिक कूट किससे निर्मित होते हैं बेटा? किससे निर्मित होते हैं बेटा? एमआरएनए से। कहां बनेंगे ये? कहां बनेंगे बेटा, बताओ मेरे को। कहां बनेंगे? कोशिका द्रव्य में बनेंगे। अनुवांशिक कूट कोशिका द्रव्य में बनेंगे, एमआरएनए से निर्मित होते हैं। खोजकर्ता निरेनबर्ग, मथाई और एच डी खुराना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जा सकता है। अभी लगाएंगे आप इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। अनुवांशिक कोटों की परिभाषा लिखो बेटा। सबसे पहले लिखो, डीएनए द्वारा निर्मित एमआरएनए, डीएनए द्वारा निर्मित एमआरएनए, डीएनए द्वारा निर्मित एमआरएनए, एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, प्रक्रिया के दौरान आनुवांशिक सूचनाओं के रूप में, आनुवांशिक सूचनाओं के रूप में, सूचनाओं के रूप में त्रिक कोडोन अवस्था में, त्रिक कोडोन अवस्था में, अवस्था में प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं, प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाओं का संग्रहण करते हैं, का संग्रहण करते हैं, अनुवांशिक कूट कहलाते हैं। लगाओ भाई, इसकी विशेषताएं हैं 6 प्रकार की विशेषताएं। वो 6 की 6 विशेषताएं पढ़नी है बेटा आपने। लगाओ, नंबर 1 पे लिखो, अनुवांशिक कूट त्रिक अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं बेटा ये? पहला काम, ये त्रिक अवस्था में पाए जाएंगे। अनुवांशिक कूट त्रिक अवस्था में होते हैं। नंबर 2 पे, अनुवांशिक कूट निरंतर पढ़े जाते हैं, निरंतर पढ़े जाते हैं, निरंतर अर्थात कोमा रहित पढ़े जाते हैं। कैसे पढ़े जाएंगे? ऐसे, ए यू जी, जी यू जी, यू यू यू, सी सी सी, ए, इस तरीके से होते। ये 3-3 की अवस्था में।
लेकिन इनमें कोई कोमा नहीं होता, इनके अंदर कोई गैप नहीं होता, लगातार पढ़े जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे लिखो तीसरा पॉइंट, अनुवांशिक कूट, अनुवांशिक कूट असंदिग्ध, असंदिग्ध तथा अति विशिष्ट होते हैं। असंदिग्ध, असंदिग्ध व अति विशिष्ट होते हैं, अति विशिष्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब समझो पहले ध्यान से। असंदिग्ध और अति विशिष्ट होते हैं, इसका मतलब लिखो, आगे लिखो, लिखो एक अनुवांशिक कूट, एक अनुवांशिक कूट केवल एक अमीनो अम्लों का, केवल एक अमीनो अम्लों का कूट लेखन करते हैं। का कूट लेखन करते हैं, कूट लेखन करते हैं। एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं बेटा आपको मैं, फटाफट लिखो। लिख दिया बेटा इतना आपने? एग्जाम्पल लिखी इस प्रक्रिया का। एग्जाम्पल क्या है, एक कोडोन आता है बेटा AUG, इसको बोलेंगे प्रारंभन कोडोन, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रारंभन करने वाला है, इसको बोलेंगे प्रारंभन कोडोन। गए, कौन सी प्रक्रिया का प्रारंभन करवा रहा है बेटा ये? प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रारंभनकारी कोडोन कहा जाता है। ये एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, उसका नाम क्या होता है? मिथियोनीन। ये लो बेटा, मिथियोनीन अमीनो अम्ल को कोड करता है, अमीनो अम्ल का कोड करता है। ये हो गया, किसका एग्जांपल हो गया ये? अति विशिष्ट का, या मैं कह सकता हूं असंदिग्ध का। मतलब इसका कोई भी प्रतिरूप नहीं होता, एक कोडोन एक अमीनो अम्ल का कोड करता है, इसको बोलते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया का प्रारंभनकारी कोडोन किसे कहा जाता है? AUG को। और प्रारंभनकारी अमीनो अम्ल किसे कहा जाता है? मिथियोनीन को। अगर अमीनो अम्ल की बात करेंगे तो मिथियोनीन लिखेंगे, अनुवांशिक कूट की बात करेंगे तो AUG लिखेंगे। कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो पॉइंट नंबर 4 पे लिखो, देखो क्या लिखोगे? अनुवांशिक कूट, अगला प्रश्न है ये इसकी लैंग्वेज जो है ना वो मैं आपको क्वेश्चन लेवल में करवा रहा हूं। अगला लिखो, अनुवांशिक कूट अपहासित होते हैं। चलो जी, अब अगला पॉइंट आ गया, क्या होते हैं ये? अपहासित होते हैं। अनुवांशिक कूट अपहासित होते हैं। अब इस अपहासित का मतलब क्या है, क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कुछ कुछ अनुवांशिक कूट, कुछ अनुवांशिक कूट एक से ज्यादा अमीनो अम्लों का कूट लेखन करते हैं। कुछ अनुवांशिक कूट एक से ज्यादा अमीनो अम्लों का कूट लेखन करते हैं, का कूट लेखन करते हैं। एग्जाम्पल डाले मैंने बेटा ASL, ये ट्रिक है। ए का मतलब आर्जिनिन, आर्जिनिन। एस का मतलब सेरीन, एल का मतलब लाइसीन। आर्जिनिन, सेरीन और लाइसीन, समझ आ गया? ये क्या है? ये अमीनो अम्ल है। ये कितने का करेगा? ये भी 6 कोड को करेगा, ये भी 6 वाले को करेगा और ये भी 6 को करेगा।
पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक अनुवांशिक कूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन कर रहा है। इस शब्द को क्या बोला था हमने? अति विशिष्ट, असंदिग्ध। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? अपहासित। क्या मतलब है? कुछ अमीनो अम्ल एक से ज्यादा अनुवांशिक कूटों का कूट लेखन करते हैं। अब ये कितने अनुवांशिक कूटों को पकड़ के बैठा हुआ है? ये कितने को पकड़ के बैठा है? और ये किसको बैठा है? 6। समझ आ गया? लिखो अंतिम लाइन, पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट पे चलेंगे, लिखेंगे अनुवांशिक कूट क्या होते हैं? सार्वभौमिक प्रकार के होते हैं। सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब समझते हो बेटा? बोलेंगे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ये अनुवांशिक कूट जो है ये हमारे अंदर भी है, ये बंदर में भी है, ये कुत्ते में भी है, ये चूहे में भी है, ठीक है, ये छोटे से छोटे जीव के अंदर भी है। समझ में आ गया? ऐसे अनुवांशिक कूट जो निम्न वर्गीय प्राणियों से लेकर उच्च वर्गीय प्राणियों सभी के अंदर पाए जा रहे हैं, इसको क्या नाम दिया? सार्वभौमिक। कण कण में बसा है भगवान, कण कण में बसा है जीवाणु, और कण कण में बसा है सार्वभौमिक यूनिवर्सल अनुवांशिक कूट। उदाहरण क्या है इसका? इसका फिक्स उदाहरण क्या है बेटा? इसका फिक्स उदाहरण है यू यू यू, मतलब फेनिल एलानिन। इसका नाम क्या है बेटा? इसने कौन से अमीनो अम्ल को कोड किया है? फेनिल एलानिन। ये लो जी, फेनिल एलानिन ये अमीनो अम्ल है, और इस अमीनो अम्ल का कोडोन या इसका जो कूट लेखन है वो कौन सा अनुवांशिक कूट करवाता है? ट्रिपल यू यू यू। समझ आ गई? अगला पॉइंट, अनुवांशिक कूटों की संख्या कितनी होती है बेटा? कितनी होती है? 64 अनुवांशिक कूट होते हैं। किस अवस्था में? 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये इसकी अवस्था हो। ठीक है? हेलो, नारे, हाँ, ठीक। अनुवांशिक कूट सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, ट्रिपल यू यू यू। फेनिल एलानिन के नाम से जानते हैं, अमीनो अम्ल होता है ये। अनुवांशिक कूटों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। 64 अनुवांशिक कूटों को कितने भागों में बांटा गया बेटा? 3 भागों में बांटा गया, 1 2 और 3। इसको बोलते हैं क्या? प्रारंभनकारी कोडोन। क्या बोलेंगे बेटा? प्रारंभनकारी अनुवांशिक कूट। इसको क्या बोलेंगे? दीर्घीकरण, दीर्घिकारी अनुवांशिक कूट। इसको क्या बोलेंगे? समापनकारी अनुवांशिक कूट। क्या बोलेंगे बेटा? समापनकारी अनुवांशिक कूट बोलेंगे। पहले वाले को क्या नाम बोला बेटा आपने? प्रारंभनकारी अनुवांशिक कूट। दूसरे को क्या बोला है? दीर्घिकारी अनुवांशिक कूट। तीसरे को क्या बोला है? समापनकारी अनुवांशिक कूट। अब 64 कोडोन को 3 भागों में बांटने हैं। प्रारंभनकारी कोडोन की संख्या कितनी होती है? अरे कितनी होती है? क्या नाम है इसका? AUG। अब 64 में से एक तो निकल गया, पीछे कितने बच गए?
63। समापनकारी कोडोन की संख्या कितनी होती है? 3। क्या क्या नाम है इनके? यू यू यू। देख, तीनों नाम यू यू लगाएंगे। ट्रिक क्या है? आज आ गया, तू आज आ गया, यू मैंने कहा था तू, ये ट्रिक बना दी मैंने। यूएजी, यूएए, यूजी, ये तीन है समापनकारी कोडोन। क्या बोलेंगे? समापनकारी अनुवांशिक कूट कहते हैं। ये इनके विपरीत कोई भी अमीनो अम्ल नहीं आता, इनके लिए कोई भी अमीनो अम्ल नहीं बना, और इनके लिए अमीनो अम्ल बने होते हैं। तो अब मुझे बात बताओ, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को ये तीन तो बंद ही कर देते हैं, होने ही नहीं देते प्रोटीन संश्लेषण को। अब महाराज जब तीन तो इसको प्रोटीन संश्लेषण को होने ही नहीं दे रहे, तो बताओ फिर प्रोटीन संश्लेषण में कुल कितने अनुवांशिक कूट भाग लेते हैं? कितने ले रहे हैं बेटा? 61 भाग ले रहे हैं, बात है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बोर्ड क्या बोल रही है कि अनुवांशिक कूट प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कितने पाए जाते हैं? 64 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 64 पाए जाते हैं। कितने अमीनो अम्लों का कूट लेखन करते हैं? कितने अमीनो अम्ल होते हैं टोटल बेटा? 20 अमीनो अम्ल तो बहुत ज्यादा होते हैं, पर जो ज्ञात है, जिनके बारे में साइंटिस्ट रिसर्च कर चुके हैं, वो अमीनो अम्ल कितने हैं बेटा? 20। तो सीधी भाषा में, देसी भाषा में क्या बोलेंगे? प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का कूट लेखन 64 अनुवांशिक कूटों के द्वारा किया जाता है। लाइव क्लास थ्योरी में लिख लेना, अगर अभी ना लिखा जाए तब लिख लेना। मीन टू से कि टोटल 20 अमीनो अम्ल है, कहां पाए जा रहे हैं? केंद्रीय द्रव्य में कि कोशिका द्रव्य में? अरे कोशिका द्रव्य में। ये घटना कहां घटित हो रही है? एमआरएनए के बाद की घटना है ये, प्रोटीन संश्लेषण की घटना है ये घटना कहां मिलेगी आपको? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का जो कूट लेखन होता है, वो कितने अनुवांशिक कूटों के द्वारा होता है? 64। इसमें सक्रिय रूप से कितने भाग लेते हैं? 61 भाग लेते हैं। 63 ये क्या, ये सॉरी, ये जो बाकी बचे हुए 3 है, ये क्या करते हैं? ये तो श्रृंखला को समापन कर देते हैं। अब प्रश्न आता है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में दीर्घीकरण पद में कितने अनुवांशिक कूट पाए जा रहे हैं? बताओ। प्रारंभनकारी प्रक्रिया में कितने अनुवांशिक कूट पाए जा रहे हैं? समापनकारी प्रक्रिया में कितने अनुवांशिक कूट भाग लेते हैं? क्लियर विक्रम महाराज? टॉपिक क्लियर हो चुका है। प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभनकारी अनुवांशिक कूट कौन है? AUG। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रारंभनकारी अमीनो अम्ल कौन सा है? मिथियोनीन। क्या बोलोगे? मिथियोनीन। क्यों? क्योंकि वो एक ही अमीनो अम्ल है जो केवल एक अनुवांशिक कूट के द्वारा कोडित होगा, उसको कोडित करने वाला दूसरा है ही नहीं है, कोई नहीं है। जबकि यहां जो पाए जा रहे हैं, यहां कितने अमीनो अम्ल पाए जा रहे हैं? बताओ यहां पे, दिमाग लड़ाओ थोड़ा सा, बताओ। एक अमीनो अम्ल मैंने निकाल दिया, यहां अमीनो अम्ल कितने भाग लेंगे? कितने भाग लेंगे भाई साहब? अमीनो अम्ल की बात हो रही है, ये अनुवांशिक कूट है। अनुवांशिक कूटों की संख्या कितनी होती है? 64। अरे बेवकूफो, एक अमीनो अम्ल तो यहाँ पे आ गया, यहाँ कितने आएंगे? 19। आगे तो आएगा ही नहीं कोई। क्लियर हुआ? ये प्रश्न है, दोबारा समझ लो। एक अमीनो अम्ल को एक अनुवांशिक कूट कोडित करता है, नाम को क्या बोलोगे? अति विशिष्ट या कहोगे असंदिग्ध? कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि AUG मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करेगा। कर दिया। अब अमीनो अम्ल कितने बच गए भाई जी? 19 बच गए। कितने बच गए? 19। 19 को अब कौन कोडित करेगा? ये करेगा। यहां तो कुछ होना ही नहीं है, यहां तो जो अनुवांशिक कूट पाए जा रहे हैं, इनके विपरीत में कोई अमीनो अम्ल नहीं आता। सुन गई बात ध्यान से? ये होता है सिस्टम पूरा का पूरा। क्लियर?
ये टॉपिक लगभग फिनिश हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। 6 लाइनों का एक क्रम रह गया है, आगे देख लूंगा मैं, कल लिखवा दूंगा थोड़ी। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको घर पे जाके पढ़ेंगे। दिए गए क्वेश्चन जो है मोस्टली मैंने आपको करवा दिए हैं, फिर भी बहुतायत क्वेश्चन जो इसके ऊपर बनते हैं लाइव क्लास के अंदर बेटा मैंने वो बोल के बताए हैं। कृपया घर पे जाके वीडियो को दोबारा देखना और मेरे द्वारा बोले गए क्वेश्चनों को, समझित क्वेश्चनों को, सभी टॉपिकों से संबंधित आप उसको लिख लेना। कल मिलता हूं एक नई यूनिट के साथ में, तब तक आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।